हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसके टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। CRR लीवे फॉर न्यू रिटेल एंड MSME लोन्स। अभी क्या है, जैसे बैंक्स को क्या है अपने साथ कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करके रखनी होती है, कितनी 4% की मेंटेन करके रखनी होती है। लेकिन अभी RBI ने बोला है कि अगर आप इन बीच 6 महीने के बीच में जनवरी 31 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप क्या है CRR एग्जाम्पशन, मतलब कि आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप MSME सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर या ऑटो सेक्टर को क्या देते हो, लोन देते हो, रिटेल लोन देते हो, तो 5 साल के लिए तो आप क्या है CRR मेंटेन करने के झंझट से क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। सिंपल बात यही है। तो अभी दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आस्क्ड बैंक्स टू अवेल कैश रिजर्व रेशो एग्जाम्पशन, मतलब क्या एग्जाम्पशन कर दिया आपको ऑन इंक्रीमेंटल रिटेन लोन्स गिवन टू MSME, हाउसिंग एंड ऑटो सेक्टर बिटवीन 31 जनवरी एंड द 31 जुलाई 2024 पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, मतलब अगर आप लोन दे रहे हो MSME को, हाउसिंग को या ऑटो सेक्टर को इन बिटवीन 31 जनवरी एंड 31 जुलाई, तो आपको CRR से एक्सेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, 5 साल के लिए। और न्यूज़ में क्या है, देखो बैंक क्या कर सकता है, वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट उसने इन लोन्स को दिया है रिटेल सेक्टर के लिए, जैसे ऑटो सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को या MSME सेक्टर्स को जो भी लोन दिया है, उसमें से क्या कुछ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्या है वो डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखो गाइस, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ क्या होता है, देखो इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट भी 2 तरह के होते हैं, एक सेविंग होते हैं, एक करंट होते हैं। ठीक है, जो आप ऑन डिमांड क्या है अपना पैसे निकाल सकते हो, आपने डिपॉजिट किए हुए, सपोज करो आपके बैंक में 50,000 है, आपको अभी 4,000 की ज़रूरत है, आप गए 4,000 निकाल लिए। उसके अलावा कुछ होते हैं टाइम डिपॉजिट में मेनली होते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट होते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, FD/RD, जो आपको एक समय के बाद ही मिलते हैं। ठीक है, तो यही है कि जो बैंक के नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर से क्या है बैंक क्या कर सकती है, कुछ डिडक्ट कर सकती है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल क्रेडिट जो उसने एज अ रिटेल लोन्स दे रखे हैं इन सेक्टर को। ठीक है, अब RBI ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी लोन्स का जो प्राइस है वो डायरेक्ट लिंक करेगी किसको, एक्सटर्नल बेंचमार्क से। अब मेरी बात समझो, इसमें मैंने आपसे अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि किस तरह मॉनेटरी लैग हो रहा है। मॉनेटरी लैग कैसे हो रहा है, जैसे रिजर्व बैंक है, ये कमर्शियल बैंक और कस्टमर है। अगर रिजर्व बैंक अपना रेपो रेट कट करती है तो बैंक क्या करता है, पर बैंक यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो बेस रेट होता है, उसे कट नहीं करता, मतलब कि वो कस्टमर को फ़ायदा नहीं देता। तो इस वजह से बैंक की मनमानी ना चले, उनका कंट्रोल ना चले, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर लोन लेगा उसको सीधा अपने से कनेक्ट करेगा कि अगर मैं कोई भी रेपो रेट घटाऊंगा तो सीधा कस्टमर के पास वो फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, इस वजह से RBI ने डिसाइड करा है कि वो प्राइसिंग ऑफ लोन्स को डीलिंक करेगा किसके साथ, टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क। कब से, 1 अप्रैल 2020 से। एक्सटर्नल बेंचमार्क में क्या क्या है, जैसे रेपो रेट हो गया या भी कोई भी बेंचमार्क, कोई भी पैरामीटर जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल रेट। अब ट्रेजरी बिल क्या रेट्स क्या होते हैं, देखो 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट जो इशू करती है। ट्रेजरी होते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन्स होते हैं उन्हें ही हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं। मेनली जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो लेस देन 1 ईयर के लिए ही इशू होते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि जो एक्सटर्नल बेंच मेक्स में क्या क्या है, एक रेपो रेट है या फिर कोई भी बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, इंक्लूडिंग इनमें ट्रेजरी बिल रेट्स भी है। ठीक है, अब क्या है, देखो CRR क्या है, पहले मेंटेनेंस वर्सेस नॉन मेंटेनेंस। देखो अभी क्या है, मैंने आपको बताया करंटली क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं 4% कैश रिजर्व रेशो क्या है मेंटेन करते हैं ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लेकिन अभी क्या दिया है, कुछ एग्जाम्पशन दे दी है। किन को एग्जाम्पशन दी है कि जो लोग न्यू लोन्स देंगे, किन किन को, ऑटो सेक्टर को, MSME सेक्टर को या हाउसिंग सेक्टर को, अगर कोई रिटेल लोन दे रहा है तो वो CRR को नॉन मेंटेनेंस कर सकता है। ठीक है, तो जो हम CRR मेंटेन करते हैं वो किसके अंडर करते हैं भाई, देख लो आप, अंडर RBI एक्ट 1934 के अंडर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। नॉन मेंटेनेंस ऑफ CRR ऑन न्यू लोन्स फॉर स्पेसिफाइड कंडीशन हमने बता दिया है। ऑटो सेक्टर, MSME सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर को अगर आप लोन दे रहे हो तो बैंक क्या कर सकता है, कैन क्लेम डिडक्शन इक्विवेलेंट टू दीज लोन्स फ्रॉम देयर NDTF। अब क्या, अब यार ऑफकोर्स जब आपको CRR मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, इससे क्या होएगा, इनडायरेक्टली क्या है, आप जो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हो किनको, ऑटो, हाउसिंग और MSME सेक्टर को, वो इंटरेस्ट भी क्या रेट करेगा, घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप क्या कर रहे हो, फ़ायदा कर रहे हो इन सेक्टर्स के लिए। ठीक है, ये जो पर्पस है ये सिर्फ 5 साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनेटिंग ऑफ द लोन, मतलब कि 31 जनवरी से शुरू हो रहा है उसी से होएगा। जो भी फ्रीडम
लीवे का मतलब होता है फ्रीडम। ऑल्सो द लीवे इज़ गिवन ओनली ऑन द न्यू लोन्स इन दिस सेक्टर पोस्ट स्पेसिफाइड, मतलब कि ये फ्रीडम सिर्फ उन्हीं लोन्स को अवेलेबल है जो 31 जनवरी 2020 या उससे बाद दिए गए हैं। कोई भी लोन बिफोर दिस डेट अंडर दिस सेक्टर आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, जो भी इस डेट से पहले लोन्स इशू हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। अब हमने रिलैक्स क्यों किए हैं ये नॉर्म CRR के, कि आपको नॉन मेंटेनेंस के लिए क्यों रिलैक्स किए हैं? देखो प्राइमरी एम क्या है, ताकि हम जो क्रेडिट है ना वो फ्लो कर सकें, ताकि हम ऐसे जो सेक्टर्स हैं ना इनका प्रोडक्टिव बना सकें, क्योंकि ये सेक्टर्स है ना हमारी GDP में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी हमारी बहुत है। तो इन सेक्टर्स के क्या है, मल्टीपलर हमारी इकोनॉमी में क्या है इम्पैक्ट है। तो इस वजह से हम क्या चाह रहे हैं कि बैंक से मतलब कैसे फाइनेंस करके इन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और साथ में जो प्रीवेलेंट लिक्विडिटी क्रंच है वो भी एक तरह का क्या है, इनके लिए लिक्विडिटी मेजर है, ताकि इन जो सेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम अबव द RBI एक्सपेक्ट दैट द स्पेशल विंडो विल री इन्फोर्स मॉनिटरी ट्रांसमिशन, स्ट्रेंथन कर सके हम रेगुलेशन, साथ में सुपरविजन, ठीक है, डीपन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव पेमेंट एंड सेटलमेंट। RBI खुद चाहता है कि हम अपनी जो मॉनिटरी ट्रांसमिशन, मतलब कि पैसा मॉनिटरी ट्रांसमिशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह हम मनी को ट्रांसफ़र करके उन सेक्टर्स को री इन्फोर्स कर सके, कुछ रेगुलेशन भी स्ट्रेंथन कर सके, अपनी सुपरविजन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, और अपनी जो पेमेंट एंड सेटल सिस्टम है उनको भी इम्प्रूव कर सके। अब हमने ये एक्सटर्नल बेंचमार्क वाला सिस्टम क्यों किया है, जैसे मैंने आपको बताया सीधा RBI ने क्या किया, अपने साथ उनका जो लोन प्राइसिंग है उसको कनेक्ट कर लिया। इससे क्या है कि अब RBI क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो बैंक काम कर रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बेनिफिट्स को कंज्यूमर तक क्या कर पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप पढ़ लो, RBI हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड विद द वे मॉनेटरी ट्रांसमिशन वर्क्स एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेंड टू नॉट पास ऑन द बेनिफिट टू द कंज्यूमर, क्यों वो बेनिफिट को पास नहीं कर रहे थे कंज्यूमर पे। जो करंट जो डिटर्मिनेशन है इंटरेस्ट रेट्स का, वो किस पे होता है, बेस्ड ऑन हर बैंक का जो अपना MCLR होता है उसी के हिसाब से वो लोन पे इंटरेस्ट, मतलब कि आपके लोन पे आपने देखा होगा हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर बैंक का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट क्या होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस वजह से RBI इस वजह से क्या कर रहा है, जो लोन्स का इंटरेस्ट है उनको डायरेक्टली लिंक कर रहा है अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क से, सो दैट कोई भी जो चेंज हो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सके किसके द्वारा, कंज्यूमर के, सीधा कंज्यूमर को बेनिफिट हम दे सकें। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया। अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं खुद को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अगली इन्फॉर्मेशन करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टैटिक टॉपिक है, इसमें पूछ लेते हैं कि इसका चेयरमैन कौन है या फिर इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर RBI एक्ट 1934। ये क्या करते हैं, ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है जो कि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में रिक्वायर्ड है। इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। जो 3 ऑफिसर्स होते हैं वो तो RBI से ही होते हैं। इसमें जो RBI गवर्नर क्या होता है, इसका खुद क्या होता है, चेयरमैन होता है, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन चेयर करता है, RBI का गवर्नर होता है। और 3 इसमें एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, नॉमिनेट करती है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये होता है, इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नोटिफाई कर देते हैं कि हाँ यार इस साल क्या कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए क्या है कि इन्फ्लेशन आ सकती है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकती है और कितने परसेंटेज की आ सकती है, ये कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो यही है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है। आपको पता है जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI है, वो क्या करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और उसको मॉनिटर करता है, तो यही काम है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है वेयर अ सेंट्रल बैंक फॉलोज एन एक्सप्लिसिट टारगेट फॉर द इन्फ्लेशन रेट फॉर द मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के मतलब कि कुछ वक्त के लिए क्या है, इन्फ्लेशन रेट कितना रहेगा उसकी टारगेटिंग करता है और अनाउंस करता है कि दिस इन्फ्लेशन टारगेट टू द पब्लिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफाई किया कि मीडियम टर्म कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन कितनी रह सकती है, 4% तक रह सकती है, मतलब कि इतनी आपकी मतलब कि बाजार में तेज़ी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, विद द बैंड ऑफ +-2%, मतलब कि +-2% ऊपर नीचे हो सकता है। 4% की जगह वो 2 या 3% भी हो सकता है, या फिर 5 से 6% भी हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या है, नोटिफाई किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ NBFC। अभी रिसेंटली RBI ने क्या लिया है, कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो NBFC को रेगुलेट कर सके। अभी क्या है, क्यों ये न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए क्योंकि 2018-19 में जब IL&FS ग्रुप का डिफ़ॉल्ट हुआ था, आपको पता है ये NBFC थी, इसने क्या डिफ़ॉल्ट किया था, उसके बाद से जो NBFCs हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या है फेस कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब से IL&FS का क्राइसिस हुआ है तो जो म्यूचुअल फंड्स इन्हें फंड करते थे ना, उन्हें जो मतलब कि फाइनेंस करते थे, उन लोगों ने इनको NBFC को रिफाइनेंस करना बंद कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए कि इन मतलब कि NBFC को मतलब कि
जो रिसोर्सेज हैं वो पहुंचते रहे और इम्प्रूव करते रहे। लेकिन फिर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं उन्होंने भी क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो भी जितने हिसाब से पहले फंड करते थे उतना फंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि उनकी भी जो फंडिंग है, जो बैंक्स की तरफ से फंड होता है उनको भी वो कम हो गया, जिस वजह से जो NBFC है उनकी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी मतलब कि वो आगे भी तो लोगों को उधार देते हैं, देखिए बोरो मतलब कि लैंड करते हैं, तो उन पे की उनकी कैपेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है गाइस, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। Immediately after the IL and FSS crisis, NBFC faced severe liquidity crunch as mutual funds stopped refinancing the loans of the NBFC. मैंने बताई चुकी हूँ। Government took measures to control this issue. Consequently, the flow of resources from the banking sector to NBFC improved for some time. However, हमने देखा कि जो flow of resources है from banking side वो भी contract हो गया since November 2018, जिसकी वजह से द्वारा impact हुआ किसकी lending capability of the NBFC sector। ठीक है, RBI ने NBFC को बोला कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विडिटी बफर ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट, ताकि कल को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए या लिक्विडिटी क्राइसिस आए तो आप उसे झेल कर सको, कुछ आप अपने जो शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी क्रंच होएगा उसको आप झेल सको। ठीक है, फिर RBI ने इंट्रोड्यूस किया कि हर एक NBFC में क्या होगा, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होगा। ये उनके लिए फ्रेमवर्क किन किन के लिए, इसमें कौन कौन से NBFC को रखेंगे। देखो NBFC एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब कि वो NBFC डिपॉजिट नहीं लेते, तो उनमें जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा होगा उनमें होगा ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दूसरी कौन सी होंगी, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होगी वो, या फिर जो डिपॉजिट लेती है NBFC वो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइड। इस तरह से 3 तरह की NBFC में क्या होएगा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होएगा। इसमें क्या है, RBI ने नोटिफाई किया है, देखो कोई भी जो लैंड करना चाहे मतलब बोरो करना चाहे वो मनी वो ले सकता है किस प्लेटफॉर्म से, P2P प्लेटफॉर्म, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म से क्या ले सकता है, पैसे उधार ले सकता है। ठीक है, अब ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, ये जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पहले क्या था, आप पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म से जो पैसा उधार ले सकते थे वो सिर्फ 10 लाख रुपये दे सकते थे, लेकिन अब क्या है RBI ने इसे बढ़ा के कितना करते हैं, 50 लाख रुपये करते हैं कि हाँ आप 50 लाख रुपये तक क्या कर सकते हो, पैसे उधार ले सकते हो। ठीक है, अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। NBFC क्या है, एक कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 1956। देखो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि कौन सी कंपनी किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ही रजिस्टर्ड है। इसका काम यही है कि ये लोन्स देती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर कोई शेयर इश्यूज़ करती है उनको भी ये खरीदती है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, सेल परचेज री कंस्ट्रक्शन इन इमूवेबिलिटी में ऐसा एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें NBFC कौन कौन से जरा आप देख लो, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होगी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज होगी, स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज या चिट फंड कंपनीज, ये कुछ है NBFC। ठीक है, अब ये पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बात करी थी, देखो पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या है कि आप यहाँ पे क्या है कि दोनों होते हैं, लेंडर भी होते हैं और बोरर भी होते हैं, मतलब कि ये क्या है आपको पैसा उधार पे देगा और इसने क्या है, इसने पैसा उधार पे लेना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। ठीक है, तो यही है कि आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म से अपना पैसा उधार दे सकते हो और उसको पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है P2P लैंडिंग, एक क्राउड फंडिंग फॉर्म है विच इनेबल्स इंडिविजुअल टू बोरो एंड लैंड मनी, मतलब आप बोरो भी कर सकते हो मनी और उधार दे भी सकते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन इंटरमीडिएट, और इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता। ये बोरोवर कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई लीगल पर्सन भी हो सकता। कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया, फेयर्स एंड लैंडन क्लब, फिनजी, रूपी सर्कल, लैंडबॉक्स, ये कुछ क्या है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जो भी P2P प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको हम NBFC कंसीडर करते हैं और ये RBI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, UPSC पूछ भी सकती है क्या P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को RBI रेगुलेट करता है या नहीं। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए P2P प्लेटफॉर्म भी एक NBFC है और इसको RBI क्या करती है, रेगुलेट करती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, देखो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग क्या होता है, देखो ये बैंक्स वो होते हैं जो मतलब कि इनका मेथड अलग होता है, मतलब इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है या इनकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती है, या ये जो सर्व ना अलग तरीके से करते हैं, मतलब कि जो हमारी पब्लिक है उनको अलग तरह से क्या करते हैं, सर्व करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स बोलते हैं, नीचे बैंक। अभी नीचे बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2014 में एक नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग आई थी, इसलिए हम इसको नीचे बैंक भी बोलते हैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आई थी। इंक्लूजन का मतलब क्या है कि ग्रास रूट सिस्टम तक क्या है कि
फाइनेंस हो, मतलब कि जिसको भी ज़रूरत है वो उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। इसके अंदर पेमेंट बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, लोकल एरिया बैंक्स, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, ये सब इसके अंडर आते हैं। ज़रा पढ़ लेते हैं पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो कौन प्रमोट कर सकता है पेमेंट बैंक्स को, जो प्रीपेड कार इश्योर्स होते हैं या टेलीकॉम कंपनीज, एनबीएफसी, देखो टेलीकॉम कंपनी आप देख सकते हो कि ये सबके एयरटेल बैंक है अपना, ठीक है, किसी का अपना जियो बैंक है, फलाना फलाना, ठीक है। तो ये कोई भी इनके होता है। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होते हैं, सुपर मार्केट चेन्स, कॉर्पोरेट रियल्टी सेक्टर, कोऑप्स, ये पीएसयू इसके अपने पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन स्टार्ट कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो किसी फाइनेंस में, किसी एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी में या लोकल एरिया बैंक में। अब उन्हें क्या करना होता है, देखो जो पेमेंट बैंक्स खोलने के लिए सबसे पहले आपको जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ होनी चाहिए, और उसमें से आपको जो 70% डिपॉजिट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मेंटेन करना होंगे, 25% डिपॉजिट आप किसी और बैंक्स में मेंटेन कर सकते हो, 26% इन्वेस्टमेंट आपकी इंडियंस के द्वारा ही होनी चाहिए। अगर उसकी जो वर्थ है 500 करोड़ से ऊपर चली गई तो उस जो पेमेंट बैंक को क्या कर दिया जाएगा, लिस्ट कर दिया जाएगा। 25% ब्रांचेस उसकी अनबैंक्ड एरियाज़ में होनी चाहिए, फुली नेटवर्क होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्राइवन होनी चाहिए। इसमें क्या है, कोई भी बंदा इस पेमेंट अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अब जरा देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को खोलने के लिए आप सबसे पहले क्या करना होता है। मिनिमम कैपिटल इसमें भी 100 करोड़ है, ठीक है, जबकि 75% लोन आपको किसके प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने आपको बताया, जैसे जो प्रायोरिटी हमारी जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया या फार्मर्स हो गए, उनको आपने क्या करना है, 75% लोन आपने प्रायोरिटी सेक्टर वालों को देना है। 25% ब्रांच इसकी भी अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए। इसे कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करके रखना होता है, जैसे सीआरआर वगैरह, ठीक है। इनके इंडिविजुअल को देने के लिए कैप होता है लोन्स की, हाँ आप इतने रुपए से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, ठीक है। और ग्रुप्स को भी अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को दे रहे हो तो 10% अपने नेटवर्थ से दे सकते हो, और अगर आप किसी ग्रुप्स को दे रहे हो तो 15, मतलब कि अगर आपकी बैंक की नेटवर्थ 200 करोड़ है तो अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल को देना है तो आप इसका सिर्फ कितना देते हो, 10% ही दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो तो आप 1/15% भी दे सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, होप सो, ठीक है। इसका बिजनेस कोरेस्पोंडेंट नेटवर्क होना चाहिए पूरा। अभी क्या क्या कर सकते हैं, मतलब पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर सकते हैं। पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग दे सकता है, ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब सेल कर सकते हैं। बिल पेमेंट सर्विसेज आप यहाँ पे कर सकते हो। एटीएम्स और बिजनेस भी ये इशू कर सकता है। ये एक तरह का जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की तरह एक्ट कर सकता है अनदर बैंक का, ठीक है। ये क्या नहीं कर सकता, ये क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर कर सकता, लोन्स नहीं ये दे सकता। क्रॉस बॉर्डर मतलब कि जैसे अगर आप यूएसए में काम करो और अगर आपको पैसे इधर इंडिया में भेजना है तो आप रेमिटेंसेज इस पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं भेज सकते, क्योंकि ये हैंडल नहीं करता, ना ये एनआरआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता, ठीक है। अब जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख लेते हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये फॉरेक्स है, वो कस्टमर को भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब भी सेल कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अगर ये फुल फ्लैश बैंक में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेंड हो सकता है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ये फुल फ्लैश बैंक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर आरबीआई ने एक बार इसको अप्रूव कर दिया। अभी क्या नहीं कर सकता, ये लोन्स नहीं, ज़्यादा बड़े लोन्स एक्सटेंड नहीं कर सकता। कैन नॉट डील इन द सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड टू कन्वर्ट टू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी किया है। ये क्या है, जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, ये एक्चुअल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये पहला कोऑपरेटिव बैंक बना है जिसको आरबीआई ने क्या किया है, लाइसेंस इशू किया है कि अब वो क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको हम कब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या हो, अच्छा हो, तो आप उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 500 मिलियन होनी चाहिए, और वो मेंटेन करना चाहिए कितना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो 9% उस मेंटेन करना चाहिए, और वो एलिजिबल हो मतलब अप्लाई करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, देखो अभी आरबीआई ने रिलीज़ करी है कुछ गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या होता है, देखो ऑन टैप फैसिलिटी ये होता है कि भी आरबीआई करेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और बैंक्स को लाइसेंस ग्रांट करेगा थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो पहले वो आरबीआई को एप्लीकेशन भेजेगा, फिर आरबीआई क्या करेगी, वो बैंक्स को देखेगी यार मुझे लाइसेंस देना है या नहीं। तो यही है कि ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है।
अब डेवलपमेंट बैंक के क्यों न्यूज़ में थोड़ा आप पढ़ लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो डेवलपमेंट बैंक को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि हम जो अपनी इकोनॉमी या फाइनेंशियल मार्केट है उन्हें क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। क्योंकि डेवलपमेंटल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक पहली बात तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको क्या करते हैं, उधार में देते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक देते हैं, ठीक है। दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड, मतलब ज़्यादा समय के लिए, मतलब 10 साल 20 साल, तो ज़्यादा समय के लिए आपको क्या देते हैं, उधार देते हैं। ये बैंक्स मेनली जो यूज़फुल सर्विसेज में एक्सपेंड करते हैं, जैसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी देते हैं, साथ में जो न्यू कैपिटल अगर इशू करने वो भी करते हैं, और लेंडर्स में क्या एक तरह से कॉन्फिडेंस क्रिएट करके रखते हैं। अब इस सोशल बेनिफिट्स की वजह से इनको गवर्नमेंट के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी सपोर्ट किया, मतलब कि इन्हें फंड किया जाता है। सपोर्ट करने का मतलब यही है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ फंड कर रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इंसेंटिव दे दिया, मतलब कुछ टैक्स में छूट दे दिया, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट दे दिया फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन देयर सिक्योरिटीज। इंडिया में जो डेवलपमेंटल बैंक था एक खुला था इंडिपेंडेंस के बाद, जो पहला हमारा डेवलपमेंटल बैंक था इंडिया में वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में खुला था, ताकि हम फाइनेंस कर सकें जो मीडियम या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन 1991 में जब नरसिम्हा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वजह, तब इसको हमने जो डेवलपमेंटल बैंक था उसे हमने डिस्बैंड कर दिया था और इसे कमर्शियल बैंक में क्या कर दिया था, हमने कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो गाइस आपको मुझे समझ में आ ही गया होगा कि ये डेवलपमेंटल बैंक की क्या हिस्ट्री है, क्या रह चुकी है और अभी क्या कर रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक डेवलपमेंट बैंक खोलना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने अभी मतलब कि फाइनल नोट दे दिया कि केरला गवर्नमेंट को, ठीक है, आप अपना केरला बैंक स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो होगा लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क होगा कहाँ पे, केरला में, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं, क्योंकि उनका कुछ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ उनकी अलग होती है। वे इसमें क्या होता है ना, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, मेंबर्स जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो खुद ही इकट्ठे आते हैं और क्या करते हैं, लोन्स को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं टू ईच अदर एट फेवरेबल टर्म। ब्रॉडली जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दो तरह के होते हैं, अर्बन भी होते हैं, रूरल भी होते हैं। रूरल में भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करते हैं। फर्दर जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है वो फिर सब डिवाइड होता है किस किस में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक में और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में। उसी तरह जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन होते हैं ये भी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो सकते हैं, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी दो तरह के होते हैं, या शेड्यूल्ड हो सकते हैं या नॉन शेड्यूल्ड हो सकते हैं। जो शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी दो तरह के होते हैं, जो मल्टी स्टेट में मतलब कि ऑपरेट हो रहे हैं, या फिर जो सिंगल स्टेट में। देखो गाइस, हमने शायद अभी डेली या मंथली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो यही बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं, ये जो सिर्फ जिसकी सिंगल स्टेट में एक ही ब्रांच हो तो उसे सिंगल स्टेट के अंडर होता है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2 या 3 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा हो तो वो उसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब जरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं एज अ कोऑपरेटिव बैंक, किसके अंडर, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, मतलब इन दोनों में से किसी के अंडर रजिस्टर होते हैं। अगर उसकी सिंगल ब्रांच है तो वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर होते हैं, अगर उसकी मल्टी स्टेट्स में ब्रांचेस हो तो वो किसके अंडर रजिस्टर होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। ये क्या करता है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, रेगुलर बैंकिंग प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज़ में ये लोकेट होता है। अगर किसी इवेंट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेल हो जाता है, जो इनके डिपॉजिट्स होते हैं वो गारंटेड होते हैं किसके अंदर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि आप जैसे आपके डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में होते हैं तो वो भी हमारे 1 लाख रुपए तक के क्या होते हैं, मतलब सेफ होते हैं किसके अंडर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक वो है जो हमारे पैसों को बचा के रखती है कि हाँ, अगर आपने सपोज करो आपने बैंक में अपने पैसे 5 लाख रुपए जमा कराए हैं और अगर बैंक को कुछ हो गया कल को, वो दिवाला निकाल गया, तो आपके 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन क्या है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ड्यूअल रेगुलेशन में 2 लोग रेगुलेट करते हैं, तो आरबीआई करता है, दूसरा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, जो कि बैंकिंग के ऑपरेशन होते हैं वो रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई करता है, जैसे कैपिटल एडुकेसी, रिस्क कंट्रोल, लैंडिंग नॉर्म, इशूइंग लाइसेंस या न्यू ब्रांचेस, ये सब आरबीआई देखता है। आरबीआई भी इसको अपने 2 रेगुलेशन से क्या करता है, गवर्न करता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। आरबीआई ऑल्सो हैज डेवलपमेंटल फंक्शन, मतलब ये रीफाइनेंस फैसिलिटी भी है इसके पास कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रीफाइनेंस करना तो भी ये करतेगा। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन जो आरसीएस है, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वो क्या करती है, वो गवर्न करती है
सॉरी जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर तो सिंगल स्टेट में है तो फिर कौन वहाँ की अर्बन कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट, अगर सेंट्रल आरसीएस करती है इन केस ऑफ मल्टी स्टेट यूसीबी। सॉरी गाइज, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय द रजिस्ट्रार ऑफ cooperative societies in case of UCBs operating in single state and central RCS in case of multi state UCBs। मतलब कि अगर मल्टी स्टेट है तो CR उसको क्या करेगा, CRCS सेंट्रल RCS क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और अगर सिंगल है तो उसे सिंपल RCS क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, चलो अगला एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मुझे ऐसा लगता है मैगजीन हमारी काफ़ी पीछे चल रही है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा इसको जल्दी चलाया जाए। डिजिटल पेमेंट, अभी क्या है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम डिजिटल पेमेंट को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो इस वजह से जो आरबीआई ने क्या किया, जो एनईएफटी के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें तो पहले चार्जेस लगते थे, अब वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, और आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स को कि ये आगे आप बेनिफिट उसको अपने कस्टमर्स को भी आगे पास करो। जो मर्चेंट डिस्काउंट, एक्चुअली जब हम पेमेंट करते हैं तो कुछ मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, उसमें से हमें चार्ज कटता था, जैसे आप रुपए के थ्रू या यूपीआई के थ्रू जब आप पेमेंट करते थे तो कुछ पैसा डिडक्ट होता था, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसे रिमूव कर दिया कि अगर कोई रुपए या यूपीआई से थ्रू पेमेंट करता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज द कॉस्ट पेड बाय अ मर्चेंट टू बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर विया डिजिटल मीन्स विच इज़ यूजली रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो अभी इसी को तो रिमूव किया हमने। ऑल्सो ऑल बिजनेस कंपनीज जिनका जो एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्हें मैंडेट था कि आपको रुपए और यूपीआई मोड्स ऑफ पेमेंट में ही आपको मतलब कि कस्टमर को ऑफर करना है। ठीक है, अब जो रुपए और यूपीआई है ना, वो किसके प्रोडक्ट हैं, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। रुपए इंडिया का पहला डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट है। आपको पता है इससे पहले हमारे इंडिया में मैक्सिमम वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सब चलते थे, लेकिन रुपए हमारा इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। यूपीआई भी क्या है हमारा, रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर आपको इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र करना है तो इमीडिएट आप इससे ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये क्या करें, इसे भी डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट मीडियम, जैसे रुपए, भीम, आईपीआई, उसी तरह इसको हमने डेवलप किया गया। ये फ़ोन पे और गूगल पे की तरह, ये आपको पता ही होगा, आप सब यूपीआई यूज़ करते होंगे। ठीक है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको पेमेंट्स या जो भी सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में, इनको क्या करती है, ऑपरेट करती है। ये जो एनपीसीआई किसका इनिशिएटिव है, आरबीआई का, और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन का, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, पहले क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बोला था कि वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करेगी जिनका एनुअल टर्नओवर कितना 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको क्या है, लो कॉस्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट क्या करना, ऑफर करना होगा, जैसे भीम, यूपीआई क्यूआर कोड, आधार पे ये कराना नहीं। जरा अब ये देख लो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मुझे मतलब कहीं भी जो डिफरेंस आता है ना 2 या 3 चीज़ में, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आई थिंक आप सभी कुछ ऑपरेट करते होंगे। एनईएफटी, आईएमपीएस तो करते ही होंगे, अगर आरटीजीएस नहीं करते, क्या पता कुछ के पेरेंट्स आरटीजीएस भी ऑपरेट करते होंगे, तो आप पढ़ लो। देखो एनईएफटी और आरटीजीएस कौन इंट्रोड्यूस किए थे, एंड आरबीआई, जबकि आईएमपीएस को किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे अच्छा डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट टाइम क्या होता है, इसमें हाफ आर्ली बैचेज होते हैं, 1-on-1 सेटलमेंट, 1-on-1 सेटलमेंट। मिनिमम ट्रांसफर एनईएफटी में कुछ मिनिमम नहीं है। ठीक है, आरटीजीएस में मिनिमम तो आपको 2 लाख करनी ही है, और आईएमपीएस में 1 रुपया। मैक्सिमम क्या है, देखो एनईएफटी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन में आप 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, आईएमपीएस में 2 लाख रुपये लिमिट है। फंड ट्रांसफर स्पीड क्या है, देखो एनईएफटी में अगर आप मतलब भेजते हो किसी को पैसा तो 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि आरटीजीएस और आईएमपीएस में इमीडिएट क्या आता है, तो पैसे आ जाते हैं। सर्विस टाइमिंग्स क्या है, जो एनईएफटी और आईएमपीएस है वो 24 घंटे अवेलेबल है, जबकि जो आरटीजीएस है ये सिर्फ कब है, जिस दिन बैंक्स खुले हों उसी वक्त। ठीक है, और बैंकिंग टाइम्स के अंदर है। मोड क्या है, जो एनईएफटी और आरटीजीएस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, जबकि जो आईएमपीएस वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से मैं अपना यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।